ये तिब्बत में मौजूद उस दरिया का मोड़ है जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है। ये मोड़ यारलंग ज़ेंगबो रिवर में आता है, एक ऐसा शानदार यू टर्न जो दरिया की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। यही यू टर्न पानी को तिब्बत से भारत और फिर बांग्लादेश की तरफ बहने पर मजबूर कर देता है। भारत में यही दरिया ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका नाम भारत में क्या है, इससे चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन की दिलचस्पी इस दरिया के नाम में नहीं, बल्कि इसके यू टर्न में है, और वो भी पिछले कई सालों से। ये कोई मामूली यू टर्न नहीं, बल्कि एक ऐसी भौगोलिक लोकेशन है जो आने वाले सालों में इस रीजन में नई तकरार या फिर संभावित तनाव की वजह बन सकती है। यारलंग ज़ेंगबो रिवर का यह खास हिस्सा हिमालय की ऊंचाइयों में लिपटा हुआ है, और इसी वजह से इसे यारलंग ज़ेंगबो ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है। लंबाई में यह वादी लगभग 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो कि अमेरिका की मशहूर वादी द ग्रैंड कैन्यन से 50 किलोमीटर ज्यादा लंबी है और तकरीबन 3 गुना ज्यादा गहरी भी। कैन्यन उस वादी को कहा जाता है जिसके बीचों बीच कोई दरिया बहता हो। अब इसी कैन्यन का फायदा उठाते हुए चीन ने यहां पर दुनिया का सबसे ताकतवर और एडवांस हाइड्रो पावर डैम बनाने का इरादा जताया है। ये जगह दुनिया की सबसे रिमोट और दूरदराज लोकेशंस में से एक मानी जाती है। इस यू टर्न पर चीन की नजर कोई आज की नहीं, बल्कि पिछले 20 इयर्स से है। इस लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ढलान, यानी स्लोप। अगर इस जगह को ध्यान से देखा जाए तो दरिया 7000 मीटर्स ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ बहते हुए एक यू टर्न बनाता है और फिर पहाड़ के दूसरी तरफ से वापस आ जाता है। मजे की बात यह है कि इस खास यू टर्न के पहले दरिया की ऊंचाई लगभग 2870 मीटर्स है, लेकिन जब यह यू टर्न लेता है और दूसरी साइड से बहता है तो ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर्स रह जाती है। यानी कि यह दरिया थोड़े से फासले में ही 2000 मीटर्स नीचे गिर जाता है। अब इसी ढलान और इस पावरफुल नेचुरल स्लोप को देखकर चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहां कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल दिए हैं। एक प्रपोजल के मुताबिक अगर इन 7000 मीटर्स ऊंचे पहाड़ों के बीच से एक लंबी टनल बनाई जाए और दरिया के बहाव को कंट्रोल करके पहाड़ के अंदर से ही ईस्ट साइड में मौजूद दरिया में डाइवर्ट कर दिया जाए, तो इससे दुनिया का सबसे पावरफुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है। यह सब सुनने में भले ही टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी रणनीति और इसकी जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस बहुत गहरी हैं। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पानी से बिजली नहीं बनाएगा, बल्कि एक बड़े क्षेत्र के प्राकृतिक बहाव और पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करेगा। और यही वजह है कि यह यू टर्न, जो एक समय भूगोल का हिस्सा था, अब धीरे धीरे भू राजनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। जानकारों के मुताबिक यह प्रोजेक्ट करीब 60 गीगावाट्स तक बिजली पैदा करने की ताकत रखता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से बनने वाली बिजली से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। इस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को मोट हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है। इस सिस्टम में जो टनल बनाई जाएगी उसकी लंबाई लगभग 40 to 50 किलोमीटर होगी। इस टनल के भीतर एक या दो नहीं, बल्कि मल्टीपल टर्बाइन्स लगाई जाएंगी जो पानी की तेज धार को बिजली में तब्दील करेंगी। जहां कन्वेंशनल डैम्स में पानी को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं, वहीं इस प्रोजेक्ट में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दो तरफ से ऊंचे पहाड़ खुद ही एक नेचुरल डैम की दीवार का काम करेंगे। इस लोकेशन पर बस एक आर्टिफिशियल दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। अब अगर इसी दीवार पर टर्बाइन्स लगाकर पानी को सीधे नीचे गिरा दिया जाए तो वह सिर्फ 200 मीटर्स नीचे गिरेगा, जिससे पानी की फोर्स कम होगी और बिजली का उत्पादन भी सीमित रह जाएगा। इसी वजह से प्लान यह है कि इस दीवार के पास से लगभग 40 और 50 किलोमीटर्स लंबी टनल बनाई जाए, जिससे पानी को 2000 मीटर्स नीचे गिराया जा सके। अब आप खुद सोचिए, जहां थ्री गॉर्जेस डैम की दीवार लगभग 180 मीटर्स ऊंची है और वह आज तक का सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम माना जाता है, वहां अगर पानी 2000 मीटर्स नीचे गिरे तो कितना ज्यादा पावर जनरेट हो सकता है।
लेकिन जहां इसके फायदे हैं, वहीं कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन को इस प्रोजेक्ट को बनाने में भारी तकनीकी और भौगोलिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह जगह तिब्बत के एक बेहद रिमोट इलाके में है, जहां आज भी कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क मौजूद नहीं है। ऐसे में वहां भारी मशीनरी कैसे पहुंचाई जाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्रेन्स वगैरह को ले जाना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन 6000 टन वजनी और 150 मीटर्स लंबी टनल बोरिंग मशीन को उन ऊंचे पहाड़ों के बीच ले जाना इंजीनियर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। याद रखने वाली बात यह है कि जितनी बड़ी टनल यहां बनाई जानी है, उतनी ही लंबी टनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने के लिए भी बोर की गई थी, जिसे चैनल टनल कहा जाता है। उस प्रोजेक्ट में टनल को पूरा करने में कुल 6 इयर्स लगे थे और करीब 6 बिलियन पाउंड से ज्यादा की लागत आई थी, वो भी साल 1988 में। यानी कि आज के अनुमान के मुताबिक अगर चीन ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाने की कोशिश करता है, तो सिर्फ टनल खोदने का खर्च ही 30 to 40 बिलियन डॉलर्स के बीच हो, और इसमें टर्बाइन्स का खर्चा भी शामिल नहीं है, क्योंकि इस टनल से हर दिन हजारों क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा। इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए टनल की दीवारों को स्टील और कंक्रीट से बनाए गए मोल्ड से ढका जाएगा। लेकिन यह सब कुछ तभी मुमकिन है जब हर चीज प्लान के मुताबिक चले। लेकिन अगर आप नहीं जानते, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि यह जगह ठीक एक फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है। यही वह पॉइंट है जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती है। यह वही क्षेत्र है जो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों का अंतर रह चुका है। साल 1950 में इस जगह से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर भारत के असम राज्य में एक भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8.5 मैग्नीट्यूड मापी गई थी। यही नहीं, साल 1901 से लेकर अब तक पूरे हिमालयन रीजन में मोर देन 4000 छोटे बड़े भूकंप दर्ज किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई डैम 100 मीटर से ऊंचा हो और फॉल्ट लाइन पर मौजूद हो, तो वो भूकंप की तीव्रता 6 मैग्नीट्यूड तक को भी झेल नहीं सकता। इसके अलावा यह इलाका जहां मोट हाइड्रो पावर स्टेशन का प्रपोजल रखा गया है, जानलेवा लैंडस्लाइड्स के लिए भी काफी कुख्यात है। साल 2021 में इसी क्षेत्र में एक लैंडस्लाइड की वजह से यारलंग जेंगबो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसे दरिया को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी तरह इंडियन हिमालय क्षेत्र में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से कई बार फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए, जिनमें कई लोगों की जान चली गई और 2 हाइड्रो पावर स्टेशनों को गंभीर नुकसान पहुंचा। इन तमाम प्राकृतिक और तकनीकी मुश्किलों के अलावा चीन को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और वह है भारत। जैसा कि देखा जा सकता है, यारलंग जेंगबो रिवर का वह हिस्सा जो इस डैम से नीचे की ओर बहता है, कुछ ही दूरी के बाद भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। यह वही राज्य है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। इसी विवाद के चलते इस इलाके में पहले भी कई बार भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ चुके हैं। साल 1960 के दशक से लेकर अब तक इस विवादित क्षेत्र को लेकर भारत और चीन के बीच कई झड़पें हो चुकी हैं। हाल ही में साल 2020 में गलवान वैली में एक बड़ी झड़प देखी गई थी, जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई और एक जवान की जान भी चली गई थी। इस रीजन में हालात काफी तनावपूर्ण हैं और ठीक विवादित बॉर्डर से 50 किलोमीटर्स दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना किसी भी लिहाज से सुरक्षित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। इस लोकेशन पर डैम बनने की सूरत में चाइना को उस पानी पर पूरा कंट्रोल मिल सकता है जो इंडिया और बांग्लादेश की तरफ जाता है। और अगर ऐसा होता है, तो यह पानी एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यही है कि मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में नए संघर्षों की नींव भी रख सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चाइना के लिए यह प्रोजेक्ट
इतना जरूरी क्यों है? देखा जाए तो आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें बेहद ज्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की वो फैक्ट्रियां हैं जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं। चाइना अपनी बिजली की जरूरतें किसी भी कीमत पर कम नहीं कर सकता और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अब तक पूरे देश में मोर देन 98,000 हाइड्रो पावर डैम्स बना लिए हैं। इसके बावजूद आज भी चाइना की लगभग 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल्स के जरिए ही पैदा होती है, जबकि चाइना का विजन है कि वह साल 2060 तक अपने कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर ले, क्योंकि जिस तेजी से दुनिया में फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, उस लिहाज से अगर चाइना ने 2060 तक अपनी डिपेंडेंसी कम नहीं की, तो वह अपना मौजूदा ग्लोबल स्टैंड भी खो सकता है। मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि 60 गीगावाट्स तक बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है, वह चाइना की 78 लाख गीगावाट्स की एनुअल कंजम्पशन के मुकाबले में बिल्कुल उसी तरह है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चाइना को सच में फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता खत्म करनी है, तो सिर्फ डैम्स ही नहीं हुआ, बल्कि उसे दूसरे ग्रीन एनर्जी सोर्सेस पर भी बड़ी तेजी से काम करना होगा। तभी जाकर वह अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रख सकेगा और एनवायरमेंटल टारगेट्स को भी अचीव कर पाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। आप सबका प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। लाइक और शेयर जरूर करें।